गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इब्सा। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10th ट्राइलैटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है अभी इब्सा की। इब्सा क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये एक डायलॉग फोरम चलाते हैं तीनों कंट्रीज़, जिसको जो है जिसमें आपके जो है तीनों जो है ग्लोबल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। तो जो अभी मीटिंग हुई है उसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन, उसके बारे में सीरियस कंसर्न दिखाया गया है। कहा गया है कि अभी जो है जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्टिलिटीज़ को रोकना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस कमेटी में की जो फंक्शनिंग है उसको अर्जेंट रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उसकी पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि चाइना जो है वो रिपीटेडली इंडिया के एफर्ट्स को रोक रहा है टू डेजिग्नेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स, ठीक है, एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय द यूएन। तो एनीवेज अब हम देखते हैं इप्सा है क्या। 2003 में इसको बनाया गया विद अडॉप्शन ऑफ ब्रासीलिया डिक्लेरेशन। ब्रासीलिया ऑफ कोर्स आपके ब्राज़ील की कैपिटल है। फिर यहाँ पर जो है अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे अदर कोऑपरेशन एरियाज, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो है इब्सा फंड। तो इब्सा फंड बनाया गया ताकि जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाकर वहाँ पर डेवलपमेंट की जा सके। तो इब्सा फंड को मैनेज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। सो जो ट्राइलैटरल कमीशन होता है जिसकी ये 10th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, वो आपका फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर मीटिंग होती है। और जो लीडर्स के लेवल पर होती है उसकी तो मीटिंग जो है ऑफ कोर्स वो 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। 6th मीटिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर इंडिया में होने वाली, नवंबर 2022 में। अ, तो अब जो है आई एम सॉरी, नवंबर 2022 में होने वाली इस साल, ठीक है। सो जो है अचीवमेंट्स क्या रही हैं इब्सा की। तो इब्सा की जो में ने जो है इब्सा फंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि उसने बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ये जो है सपोर्ट दिया है। इवन एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रमाला कहाँ पर है? पैलेस्टीन में रमाला है। वहाँ पर 2011 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जो है इब्सा के फंड से ही बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इब्सा के विजिटिंग फेलोज प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। और इब्सा जो है वो इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने के लिए मार्कोसुर सैको क्या, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, फिर इंडिया ट्राइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जो है वो इनिशिएट कर चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आपके सिक्योरिटी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक नेशन वाइड क्रैकडाउन में एनआईए ने 109 लीडर्स और एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। तो एक्चुअली ये इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये टेरर एक्ट्स फंड करते हैं और वेपन ट्रेनिंग देते हैं, रेडिकलाइज करते हैं लोगों को ताकि ज्वाइन कर सकें बैंड आउटफिट्स को वो। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या, इसके बारे में देखते हैं। 2007 में इसको बनाया गया। 3 मुस्लिम ग्रुप्स थे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट केरला का, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और मनीथा निथि पसारई, ये तमिलनाडु के। 3 ये ग्रुप्स मिलकर ये जो है 2006 में ये 3 ग्रुप्स मिले और 2007 में ऑफ कोर्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट बैन लगाया, उसके बाद ही ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है बाद में इमर्ज हुआ। तो बेसिकली ये सिमी का ही एक आउटफिट है जिसने जो नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से आ गया है, ठीक है। तो मोस्टली ये वैसे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में एक्टिव था शुरुआत में, बट धीरे धीरे बहुत सारी स्टेट्स में ये एक्टिव हो चुका है। तो एक्चुअल में ये एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट अपने आप को क्लेम करते हैं। कहते हैं कि हम मुस्लिम्स को एम्पावरमेंट करेंगे, लेकिन ये कार्डर बेस्ड मूवमेंट है। कभी आज तक इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं ये। और ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ जो प्योरिटानिज्म फॉर्म ऑफ जो इस्लाम होता है उसको जो है वो बढ़ावा देते हैं। तो इनके ऊपर ऑफ कोर्स इनकी एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो 2009 में बनाया गया, बट ऑफ कोर्स ये कभी इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, ठीक है। सो अब इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? जैसे 2010 में इनके कुछ मेंबर्स ने टीजे जोसेफ जो है एक प्रोफेसर को जो है वो उनके राइट हैंड को काट दिया था। 2012 में केरला गवर्नमेंट ने बोला था हाई कोर्ट को कि जो पीएफआई है वो कोई कुछ और नहीं है बल्कि सिमी है, वो दूसरा नाम बदल के आ गया वापस, क्योंकि सिमी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, ठीक है। फिर एनआईए ने 2017 में एक डॉक्सियर बनाया था, उसमें कहा था कि जो ये पीएफआई है ये तालिबान ब्रांड ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं कंट्री की पॉलिटी को और सोशल डिविजन्स को हाइटन कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर होम मिनिस्ट्री को कहा गया था एनआईए द्वारा कि इनको जल्दी से जल्दी बैन करो। लेकिन बहुत से ऑफिशियल्स होम मिनिस्ट्री में जो है वो डिवाइडेड थे कि हम इनको किस बेसिस पर, जब तक कोई एविडेंस नहीं हम कलेक्ट कर पाएंगे तब तक इनको हम बैन नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑफ कोर्स अब एविडेंस कलेक्शन हो चुका है।
उसी के बेसिस पर ही अरेस्ट किए गए हैं ऑल इंडिया लेवल पर एनआईए द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि और क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो कहा जा रहा है कि जो पीएफआई है वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और प्योरिटेनिज्म जो है मुस्लिम में फैलाने की कोशिश करता है, और जो है कार्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्रॉपरली वायलेंस की तरफ भी जो है लोगों को प्रमोट करता है, इन्वोक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेस हैं। 60 करोड़ रुपए जो है वो बाहर से इनके पास आए हैं, बहुत सारी कंट्रीज से, ऑफ कोर्स गल्फ कंट्रीज से मोस्टली आया है पैसा, और इवन कैश डिपॉजिट भी इनके पास 30 करोड़ का पाया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से कंट्री में 34.6 लाख ऐसे केसेस हैं जो कि 10 साल से भी पुराने हैं। ठीक है, सो ये डेटा बहुत ही अलार्मिंग है, हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस के लिए बहुत ही जो है दुखद डेटा है ये, ऑफ कोर्स। सो एनीवेज हम देखते हैं कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड क्या है। तो हमारे ऑनगोइंग जो ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है उसी का पार्ट है ये। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है? नेशनल गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें लिटिगेंट्स, लॉयर्स और जुडिशरी को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कोर्ट्स मिलते हैं ताकि उनको एक्सेस ऑफ जस्टिस जो है वो मिल सके यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इवन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट को 2007 में ही अप्रूव कर दिया था। उसी के अंदर ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भी बनाया गया है, जिससे कि आप कोई भी पर्सन रादर मॉनिटरिंग कर सकता है पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस इन बोथ हाई कोर्ट्स एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सारे ऑर्डर्स, जजमेंट्स, केस डिटेल्स जो है वो आप ले सकते हो किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट की। इसके फीचर्स क्या है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के? ऑफ कोर्स ये आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स दे देता है कि कितनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है जुडिशरी में। इसका डेटा डेली अपडेट किया जाता है, और ये सेग्रीगेट भी कर सकते हैं इसको कैटेगरीज के अंदर कि कौन से के जो है जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मर्डर के केसेस, ये जिस भी बेसिस में आप इसको कैटेगराइज सेग्रीगेट करना चाहते हो कैटेगरीज में केसेस को देख सकते हो। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है? ऑफ कोर्स आपके आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप मैनेज कि कितनी ज़्यादा पेंडेंसी हो चुकी है, तो आप उसको ऑफ कोर्स रिड्यूस करने के लिए भी तभी कोशिश करोगे। ठीक है, तो कोर्ट को कंट्री वाइड जो है ये डेटा दिखा रहा है कि आपके इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रहे हैं। फिर टाइमली इनपुट की वजह से जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाता है, बेटर मॉनिटरिंग हो पाती है कोर्ट्स की परफॉर्मेंस की। देख सकते हो आपकी कौन सा हाई कोर्ट या कौन सा सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ईज ऑफ डूइंग भी बिजनेस भी इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि जो है हम टेक्नोलॉजी इनेबल कर रहे हैं अपनी जुडिशरी को। तो जुडिशियल प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सारी इसी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से देखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है ड्राफ्ट जो है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल को रिलीज़ कर दिया है और लोगों से सजेशंस या कमेंट्स मांगे हैं। तो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल है क्या? एक्चुअली जो है ये अभी हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 3 एक्ट्स उसको भी जो है वो रूल करते हैं या गवर्न करते हैं। उन तीनों एक्ट्स को जो है कंसोलिडेट करके ये इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल बनाया गया है। अब इसका मोटिव ये है कि जो है आपके टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन और डेवलपमेंट की जा सके। तो इसके कुछ की अमेंडमेंट्स देखते हैं कि क्या प्रपोज किए गए हैं। तो पहले तो आपको कहा गया इसके अंदर कि जो OTT टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी लाइसेंसिंग रजीम के अंदर लाया जाएगा। तो OTT प्रोवाइडर्स कौन होते हैं आपके? जैसे आपके व्हाट्सएप है या आपका स्काइप है, ये जो आपको कॉलिंग की, वीडियो कॉलिंग की या आपको मैसेजेस की जो है सुविधा देते हैं। लेकिन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया, सारा हम खर्चा कर रहे हैं और ये सिर्फ हमारे टेलीकॉम सर्विसेज का यूज़ करते हुए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनको भी जो है लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लाओ। तो गवर्नमेंट इनको इसी लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लाने को तैयार हो गई है और इनको भी अब से लाइसेंस लेना पड़ेगा और सेम कंडीशंस जो है वो माननी पड़ेंगी जो अभी टेलीकॉम प्लेयर्स मानते हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो कहीं पर भी अब जो है टेलीकॉम जो है कॉलिंग के जो है खासकर चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर आप इंटरनेट कॉलिंग के चार्जेस लेने शुरू करोगे या आप इनको जो है ऐसे पुश करोगे तो वी आर गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो
नेक्स्ट हमारा है कि स्पेक्ट्रम। तो ऑफ कोर्स ये बिल कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी एलोकेशन जो है वो सिर्फ ऑक्शन के बेसिस पर हुआ करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जैसे गवर्नमेंट के या पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई फंक्शंस के लिए टेलीकॉम सेक्टर की ज़रूरत है, जैसे डिफेंस के केसेस में, ट्रांसपोर्टेशन या रिसर्च के केसेस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के पास ये पावर भी होगी कि वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन को पार्टली या फिर फुल भी जो है वो टर्मिनेट कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि स्पेक्ट्रम जिनको एलोकेट किया गया वो उसको अनयूटिलाइज रख रहे हैं, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर तीसरा आपको कहा गया है राइट ऑफ वे, ठीक है, ताकि कंट्री में जो है टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी रुकावट के फैलाया जा सके, खासकर 5G सर्विसेज की रोल आउट के लिए। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी पब्लिक एंटिटी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई लैंड हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल का कोई लैंड हो, उसको जो है राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी से जल्दी देनी पड़ेगी टेलीकॉम कंपनीज को, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको हमको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो बिना किसी वजह के वो रिफ्यूज़ल नहीं कर सकते किसी भी टेलीकॉम कंपनी को राइट ऑफ वे देने के लिए, ठीक है। सो टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड जो आपका यूसॉफ है, यूसॉफ पता है ना आपको, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो आपके एडजस्टेड AGR होते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसके ऊपर आई थिंक 5% के आसपास जो है वो चार्जेस लगा के गवर्नमेंट ये यूज ऑफ रख लेती है टेलीकॉम कंपनीज से उनकी रेवेन्यू के हिसाब से। और फिर जो है इस रेवेन्यू का जो पैसा रखा जाता है, गवर्नमेंट उस पैसे से इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर को टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करती है, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जो है वो नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। सो साइबर फ्रॉड को भी बचाने के लिए इस बिल में कहा गया है कि जो पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है थ्रू टेलीकॉम सर्विसेज, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उनको जो है यूज़र को बताना पड़ेगा कि वो कौन, उनकी आइडेंटिटी क्या है। अब क्रिटिसिज्म इसका ऑफ कोर्स सबसे बड़ा यही है कि पहला तो आप राइट टू वे को कैसे इन्फोर्स करोगे, क्योंकि लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है। आप स्टेट गवर्नमेंट्स या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कैसे पुश कर सकते हो कि आपको जो है टेलीकॉम कंपनीज को राइट ऑफ वे देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा ऑफ कोर्स ये OTT वाला जो जिसमें कहा गया कि इनको भी लाइसेंसिंग करवानी पड़ेगी, तो ये कहीं पर भी अवेलेबल, ये कहीं पर भी ये प्रोविजंस नहीं है। खासकर जो है इंटरनेट कॉलिंग या इंटरनेट मैसेजिंग के जो है चार्जेस कहीं पर नहीं लिए जाते हैं, तो आप इनको ऑन पार ऑफ वॉइस कॉलिंग ऐप्स या फिर वॉइस कॉलिंग जो है टेलीकॉम कंपनीज के टेलीकॉम कंपनीज के पार पर कैसे रख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है गवर्नमेंट को पास ये भी पावर दी गई है कि ट्राई से वो लाइसेंसिंग की कई बार परमिशन ना के लिए कंसल्ट ना भी करे, तो इस प्रोविजन को भी जो है वो कहा गया है कि इससे ट्राई की पावर्स को वीकन किया जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन डेटिंग, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो वाराणसी का है, उन्होंने जो है एक पटिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया कि ज्ञानव्यापी मॉस्क के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हिंदू साइड शिवलिंग क्लेम कर रही है, उससे उसकी कार्बन डेटिंग करवा लेनी चाहिए, जिससे कि पता लग जाएगा कि क्या ये मॉस्क से पहले ये शिवलिंग एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। उससे प्रूव हो जाएगा कि ये शिवलिंग है ऑफ कोर्स या नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग क्या प्रोसीजर होता है, तो इससे हम किसी भी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की एज बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव होता है और इसकी स्पीड ऑफ डीके कितनी होती है वो हमें पता होती है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रहती है स्पीड। और कार्बन 12 भी कार्बन का ही एक आइसोटोप है जो कार्बन 14 के साथ सेम अमाउंट ऑफ रेशियो में मिला होता है। मतलब जैसे 1:2 की रेशियो, एग्जांपल लेते हैं, 1:2 की रेशियो है, तो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप देखोगे तो कार्बन 12 और कार्बन 14 आपस में इसी हिसाब से मिले होंगे 1:2 की रेशियो में। तो इनकी ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है रेशियो। तो चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो रॉक में हो, चाहे वो किसी ह्यूमन में हो, चाहे वो किसी प्लांट के अंदर हो, ये कार्बन 12 टू कार्बन 14 की रेशियो सेम रहती है। स्टेबल होते हैं दोनों, जैसे कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है, वो डीके नहीं होता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो कार्बन 14 जो है वो अपनी हाफ ऑफ लाइफ जो है लगभग 5730 ईयर्स में जो है वो पूरी वो कंप्लीट करता है। मतलब कि इसका डबल कर दो तो ये खत्म हो जाता है उतने में ऑफ कोर्स। तो इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। तो इससे हम ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट में जो बहुत साल पुराना है, अगर हम उसमें देख लेते हैं कार्बन 14, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि उसकी लाइफ कितनी है। कार्बन 14 की लाइफ को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं उस
ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी है, ठीक है। सो अब लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में प्रॉब्लम ये आती है कि कार्बन डेटिंग वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर जो है हम कार्बन जो है वो नहीं मिलता है हमें, ठीक है। वो जो है वो आपका एक्सपोज हो चुका होता है, तो वो डिके हो चुका होता है। खासकर जो 40 से 50,000 साल पुरानी चीज़ें हैं, क्योंकि अब देखो 5730 ईयर्स की तो लाइफ है कार्बन 14 की, तो 40 से 50,000 साल पुरानी चीज़ों का तो हम जो है कार्बन डेटिंग के थ्रू उसकी एज नहीं पता कर सकते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। समझ लो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, या पोलर रीजन्स हैं, जिसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ट्रैप रहे हों, मतलब वो बाहर एक्सपोज ना हुए हों, तो उससे भी हम ऑफ कोर्स जो है कार्बन डेटिंग करके उनकी जो है मॉलिक्यूल्स की जो है स्टडी करके हम उसकी एज पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, जो आपके रॉक्स हैं जैसे, ठीक है, चाहे वो कितने भी साल पुराने हो, लेकिन उनके नीचे का जो मटेरियल होता है, उनके रॉक के नीचे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे डेड प्लांट या इंसेक्ट्स, वो रॉक के नीचे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है। जब वो रॉक के नीचे रह जाते हैं, वो है ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन रॉक चाहे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, लेकिन जो नीचे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, जो दब गए हैं उसके नीचे, वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उनकी एज के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि रॉक कितना पुराना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नासाज डार्ट मिशन। ये भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा जो है वो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में रादर, एक हार्मलेस एस्टेरॉइड को जो है वो हिट करने वाला है थ्रू दिस डार्ट मिशन, ठीक है। कौन से एस्टेरॉइड को हिट कर रहे हैं? डिमॉर्फस एक छोटा सा मूनलेट है आपके डिडीमॉस नामक लार्जर एस्टेरॉइड का, और ये 160 मीटर का ही है सिर्फ। और इसको ये डार्ट मिशन के थ्रू, एक तरह से डार्ट क्या होता है आपका, इसको आप डार्ट की तरह इसको मारोगे और इसको टुकड़े टुकड़े कर दोगे, इसको कोलाइड, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो नासा बेसिकली टेस्ट कर रहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, या हमारे पास ऐसा हम जो है ऐसी कैपेबिलिटी हम ले आएँ, जिससे कि अगर कोई वर्ल्ड को कोई फ्यूचर में एस्टेरॉयड हिट करने वाला हो, तो उसको हम स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दें मारकर, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये एक सुसाइड मिशन है। जो ये आपका डार्ट होगा, जो भी आपका स्पेस क्राफ्ट है, ये वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डिमॉर्फस को ही चूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ये परफेक्ट है, ये एक्लिप्सिंग बाइनरी में जी रहा है। क्यों? मतलब एक तरह से क्या होता है कि जो इसका डिडीमॉस नाम का जो इसका एस्टेरॉयड है, उसके ये आसपास घूमता है, और ये इस तरह से आसपास घूमता है कि अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। तो हम इस पूरे कोलिजन को जो है वो हम देख पाएंगे, ठीक है, तो हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसलिए डिमॉर्फस को चूज़ किया गया, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चूज़ किया गया। तो जो ये स्पेसक्राफ्ट है, डार्ट स्पेसक्राफ्ट, ये लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट है। इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन इमेजर भी लगाया जाएगा, ड्रैको नाम का, जिससे कि फ़ोटोज़ खींची जा सकेंगी, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ खींची जा सकेंगी पूरी कोलिजन की। इसके साथ एक स्मॉल सैटेलाइट भी भेजी जाएगी, जिससे कि जो इमेजेस खींची गई हैं उनको वापस भेजा जा सके अर्थ के ऊपर, ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि कोलिजन कैसा हुआ था, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस। तो ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्शियसनेस को जो है उन्होंने भी रिसेंटली इनाग्रेट किया है। तो निमहंस जो है आपका बेंगलुरु में, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो ये कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहा है? इंडिया फाउंडेशन और निमहंस मिलकर करवा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन्स और डॉक्ट्रिन्स के बारे में जो है डिस्कशंस की जा रही हैं, फिजिक्स से रिलेटेड हो चाहे बायोलॉजी से, न्यूरो साइंस, इन सब के ऊपर डिस्कशंस की जा रही हैं, जिससे कि हमारे जो है हम मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन के ऊपर जो है इंडियन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या कह रही हैं और मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, इसको आपस में डिस्कशंस की जा रही हैं, ठीक है। तो ये आयुष स्वास्थ्य योजना भी इसके साथ ही लॉन्च की गई है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हम अपने आयुष प्रोफेशनल्स की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा सकें 4 न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, ताकि जो है को डील करने के लिए आयुष मेडिसिन की, ताकि हम जो है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो है अप्रोचेस इसमें फॉलो कर सकें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is IBSA. So this topic is important for your international relations. So recently the 10th meeting, or the 10th trilateral ministerial meeting of the India, Brazil, South Africa Dialogue Forum occurred in New York on the sidelines of UN General Assembly meeting. So in this meeting, the
three sides expressed their serious concerns regarding the conflict and humanitarian crisis unfolding in Ukraine, and they've also called for an immediate cessation of hostilities. These leaders have also called for urgent reform of the UN Security Council Sanctions Committee working, and to avoid politicization and double standards in this sanctions committee. So basically, we are signaling to China because it is thwarting our efforts to designate Pakistan based operatives as global terrorists by the UN. So, anyways, what is IPSA? So, IPSA was created in 2003 through the adoption of Brasilia Declaration, which is, of course, in Brazil. Brasilia is the capital of Brazil. And we want to, through this IPSA, we have established this IPSA fund. So, and through this IPSA fund, we want to assist other developing countries by taking up projects in those countries. So who is managing this IPSA fund? So United Nations Office for South-South Cooperation is managing this IPSA fund, and it has supported several projects in several developing countries and least developed countries, of course. So this trilateral commission meetings are held at the levels of at the level of foreign ministers, and let us also see about the achievements of IPSA. Of course, the most important thing here is the IPSA fund, the IPSA Facility for Poverty and Hunger Alleviation Fund. Many projects have been financed through this fund in developing countries. Even a sports complex was inaugurated in 2011 in Ramallah. Ramallah is in, of course, Palestine. And apart from that, IPSA countries cooperate in terms of IPSA visiting fellows program also. And apart from that, towards enhancing our economic ties with each other, Mercosur, SACO, India Trilateral Free Trade Agreement was also initiated. SACO, of course, is the South African Customs Union. Mercosur is the Latin America-based trade agreement between the countries of there. So the next topic is Popular Front of India. So this topic is important for your security section. So you know that recently NIA had raided at a nationwide level upon the Popular Front of India and arrested almost 109 leaders and activists of this outfit. So they are accused of funding terror acts, organizing weapons training camps, and radicalizing people to join the banned outfits. So actually, this Popular Front of India was founded in 2007 after the merger of three Muslim groups based in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. So in 2006, when the government banned the Student Islamic Movement of India, these three outfits came together and they formed this Popular Front of India in 2007. And apart from just Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu, this PFI is operating in more than dozen states of the country. So it claims itself to be a socio-political movement, but of course it is not just the socio-political movement, as we have seen by the recent evidence collected by the NIA. And it says that it aims to empower the Muslims. It's a cadre-based movement, and it is developed using routine training and education. It has never contested elections, but it has its own political front called the Social Democratic Party of India, which was formed in 2009. Okay, so this group has been accused of several malpractices, including in 2010 when some of its members attacked a professor of Ernakulam district of Kerala, and they chopped off his right palm over some spurious charges. And in 2012, the Kerala government accused that PFI is nothing but the resurrection of Simi. Okay, so as per a dossier prepared by the NIA in 2017, the NIA claimed that the strategy of this PFI is aimed at criminalizing countries' polity, encouraging and enforcing Taliban's brand of Islam, and heightening social divisions in the country. So, based upon this dossier, the NIA pushed the Home Ministry for a ban on the outfit, but at that time the officials were not ready because they were saying that the evidence is not enough to ban this entity as a terrorist organization as of yet. But now the evidence has emerged, and investigation agencies have alleged that this PFI is responsible for imposing religious orthodoxy and puritanism amongst Muslims. They are also propagating violence and also using Islamism as their agenda. Apart from that, they are also accused of money laundering. For that, ED is pursuing the case.
So the next topic is National Judicial Data Grid. So this topic is important for the governance section. So as per the data obtained from National Judicial Data Grid, there are almost 34.6 lakh cases which are pending for more than a decade in Indian courts. So this is a very sad news for us. This is disappointing. Anyways, but what can we do about it? Of course, let's see what is National Judicial Data Grid. So it is part of the ongoing e-courts integrated mission mode project, and it was launched in 2015 under the aegis of E-Committee of Supreme Court of India. So what is E-Courts Mission Mode project? It's a national e-governance project. The aim is to provide designated services to litigants, lawyers and the judiciary through information and technology. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved this project in 2007, and National Judicial Data Grid is a part of this project. Okay, so National Judicial Data Grid is a system through which monitoring of pendency and disposal of cases in high courts and subordinate courts can be done. Uh, Through using this National Judicial Data Grid, one can access orders, judgments, and case details of district and subordinate courts and high courts. So, what are the features of this National Judicial Data Grid? So, basically, it provides consolidated figures of pendency of cases in judiciary. It gets automatically updated daily. So even you can segregate the varied categories of cases into this data grid. So there are immense benefits of this National Judicial Data Grid. You would because of this ready-made data, you can identify, manage, and reduce the pendency of cases when you are getting the information that this amount of cases, this number of cases are pending in our courts. Then, of course, you will of course make the efforts to reduce the pendency of cases, and better monitoring of court performance can also be done. So we can also see which particular court or high court or subordinate court is having the maximum number of pendency of cases. Then we can take action against or we can take action towards reducing those pendencies. So it also promotes transparency and accountability in the system. Apart from that, it helps us in judicial planning, monitoring, and remotely administering the high court judges, district judges, and high court registry. It has been acknowledged as as a new innovation under the Ease of Doing Business initiative of the Government of India. So the next topic is draft telecom bill. So this topic is important for you, and it is important for your economy section and for your governance section also. So Union government has recently released the draft of the Indian Telecommunication Bill of 2022, and this bill is basically uh, uh, an amalgamation of three separate acts which are currently governing the telecommunication industry in the country: the Indian Telegraph Act, the Indian Wireless Telegraph Act, Telegraph Wires Act. So basically, we are consolidating these three separate acts and bringing them on a single platform as an umbrella legislation. The aim is to develop, expand, and telecommunication services in the country. So, what are the amendments which have been proposed in this bill? So, of course, the first one pertains to the OTT telecommunication services like your WhatsApp and Telegram, or even your Skype. So, they are currently using the data provided by the telecom companies like Airtel, Jio, and they are providing these WhatsApp and Telegram. They are consuming the data, but they are providing the services free of cost. So basically, they are parasiting upon the telecom industry. So that's why the telecom companies were asking that they are eating up our revenues. So you should also bring them under the licensing regime. So the government has agreed to it, but it is being criticized as a regressive step by the experts. So for the spectrum allocation, it has been decided that from now on the spectrum should primarily be given through auction only. But there are specific functions which are related to government, public interest like defense, transportation, and research. For that, the bill proposes that assignment of spectrum can be done through administrative process. Okay, the government will also have the power to terminate spectrum allocations partly or in full if the government sees that the assigned spectrum has not been utilized or it remains underutilized. Uh,
To push for expansion of telecom infrastructure in the country, the bill says that the even the state governments and the municipal level governments, they, even if they own some land or public land, they should give the right of way to the telecom companies, so that these companies can expand that telecom infrastructure in the country. This provision has also been criticized because it has been said that the land which owned by state government and municipal governments, they are state subjects, and the union government cannot dictate it to them, dictate as to how they should be dealing with the land. Okay. So next is also the telecommunication development fund. So you know that the universal service obligation fund is there. The fund gets resources from the commission or the charges, that almost 5% of charges are imposed by the government on the adjusted gross revenue earned by the telecom companies. I think 5% is the amount. So 5% of the revenues of telecom companies go into this universal service obligation fund, and the government uses this fund or the resources from this fund to expand the telecom infrastructure in such remote areas where the private telecom companies are not operating. So now this will be renamed as the Telecommunication Development Fund. So to prevent cyber frauds, the government also this bill is also saying that the identity of the person who is sending the message through using telecom services shall be made available to the user who is receiving those messages. So we have already discussed the criticism of the draft bill. Of course, it is related to the right of way, whereby it is being said that land is a state subject. The next criticism is related to the OTT platforms being brought under the licensing regime. Also, it is being said that this bill is also weakening the position of TRAI, because it is excluding the obligation of the government to consult TRAI on licensing issues. So the next topic is carbon dating. This topic is important for your science and tech section. So a district court is in Varanasi has allowed a petition which seeks to carbon date the structure inside the Gyanvapi mosque, which the Hindu side is claiming to be a shivling. So anyways, what is carbon dating? So it is a method which is used to establish the age of organic material. Okay, remember, only organic material can be the age of organic material can be derived using the carbon dating procedure, but there are certain exceptions in which the non-living things can also be the age of non-living things can also be seen through this method. So how is it done? So of course you know that there is a isotope of carbon called the Cis-14, and it decays at a rate which is well known, and it remains static. There is also another isotope called the carbon 12 or the C12. So the ratio of carbon 12 to carbon 14 in the atmosphere is almost static. So even if you see an animal or a plant or anywhere, any organic material, just pick up any organic material, the ratio of carbon 12 to carbon 14 would be same. Okay, and carbon 12 remains stable, but carbon 14 reduces to almost half of its size in about 5730 years. So using this carbon 14 and the amount of carbon 14 left in an organic material, you can check the age of that material, right? So using this technology, this carbon dating can be done, but it is not possible in non-living things, because this carbon dating cannot be done in these materials like rocks. Also, if the age of carbon of non-living things, or I'm sorry, if the age of organic material is more than 40,000 to 50,000 years, the carbon dating cannot be performed. Like you've seen that this age of carbon 14 is 5730. The half age of carbon 14 is 5730 years. So if you are checking materials which are almost 40 to 50,000 years, the carbon 14 would have been disappeared by then. So but there is an exception. Let's suppose that there are non-living things like glaciers and polar regions, but the carbon dioxide molecules in the would be trapped in those glaciers. So using this carbon dating, you can see, because you can check the age of those glaciers, because the carbon dioxide is trapped inside and it has not been lost. Okay, similarly, if the
to check the age of a rock. Otherwise, you cannot do it using carbon dating, but you can. There is another indirect way to check the age of that rock. Just see the organic material, dead plants or insects which have been trapped beneath the rock. You would be able to perform carbon dating on those organic materials, and based upon that data, you would be able to see the age of the rock also. Okay, so the next topic is NASA's DART mission. So this topic is also important for your science and tech section. So next week, NASA is about to hit a small and but harmless asteroid which is millions of miles away from the Earth. It is called the Dimorphos, and it is just 160 meters in diameter. And it is this mission, the DART mission, is the DART spacecraft is expected to collide with it. So Dimorphos is orbiting a larger asteroid named Didymos. It does not pose any threat to Earth, and this mission is just aimed to test the new technology using which the NASA is preparing to target any asteroid which is heading towards Earth in the future. Okay, so it is basically a suicide mission. Using this DART spacecraft, we are destroying a small asteroid which is just 160 meters in diameter. But it is important because we want to test this technology, that if in future if there is a bigger asteroid which is threatening the existence of Earth, then we can destroy it in the space itself. So why Dimorphos has been chosen? Because it is following an eclipsing binary, which means that it is regularly orbiting the Didymos asteroid. So this spacecraft which NASA is using, it's a low cost spacecraft, and even a high resolution imager called the Draco has been attached to it, so which can take the images of this collision. And a small satellite, Licia Cube, has also been sent with it, so that it can send back the images of the collision. Okay. So the next topic is International Conference on Consciousness. This topic is important for your art and culture and also for your governance section. So Union Minister of Ayush has recently inaugurated this International Conference on Consciousness. The theme of this conference is exploring consciousness from non-locality to non-duality, the man-machine debate. So it is being conducted at NIMHANS Bengaluru. The conference is organized by India Foundation and NIMHANS, and it is of course supported by the Ministry of Ayush also. So conference will bring together most of the people from scientific background and also the spiritual background. So basically there is a spiritual and science combo, which would be used to discuss about the psychological disciplines and doctrines. So during this conference, Ayur Swasth Yojana has also been inaugurated, which will strengthen the competencies of Ayush professionals and also clinical trials will also be conducted to treat 4 neuropsychiatric disorders using the Ayurveda treatment approaches. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.